आज हमने पढ़ना है पार्ट 2। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लास 12 फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, उसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स कैसे होंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वही चीज हम इसमें सीखेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस। कहने का मतलब क्या है, किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स बहुत सारे चार्जों के कारण ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। ये कहना क्या चाहता है, ये ऐसा कह रहा है कि अगर हम किसी चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करते हैं, इस चार्ज की हमारे इस डेरिवेशन में क्या करना है, इस चार्ज Q1 पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, इस Q2 के कारण भी और इस Q3 के कारण भी। अब होता क्या है, जब Q1 और Q2 के बीच का हम फोर्स निकालते हैं तो उस फोर्स को या फिर उस फोर्स का इस Q1 Q3 के फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन का Q1 Q3 के बीच के इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। इसी तरीके से इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसका इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। अब क्या है, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड, वही लिखा है, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दिस इज टर्म्ड एज द सुपरपोजिशन, या फिर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें क्या करते हैं, हम किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालने के लिए कभी हम फोर्स निकालेंगे, कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और भी वेक्टर क्वांटिटी का सम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि इस चार्ज पे, किसी भी एक चार्ज पे अगर हम टोटल वेक्टर एडिशन कुछ भी करते हैं तो वो बाकी, जैसे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। यही ध्यान रखना है, और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये वेव वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो उसमें क्या था, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं किसी भी वेव का, किसी भी पार्टिकल का इन एनी मीडियम ड्यू टू अ नंबर ऑफ वेव्स। मान लो हमारे पास एक बहुत सारी वेव है y1 y2 y3, और वो किसी मीडियम में क्या हो रही है, सुपर इंपोज हो रही है। तो सुपर इंपोज होने में क्या होगा, मीडियम के किसी भी एक पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन तीनों वेव के द्वारा अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। ऐसी क्या होता है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यही वेक्टर एडिशन में भी काम आता है। अब इसको समझ लेते हैं हम क्या हो रहा है। सपोज एनी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 एंड Q3। साफ साफ दिख रहे हैं, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। द फोर्सेस ऑन वन चार्ज से Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस Q2 Q3 can therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges। वो कहना क्या चाहता है, अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, the force on Q1 due to Q2 is given by F12। ये क्या बोल रहा है, चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, वो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, वेक्टर F12 से, इस तरीके से। कहने का मतलब क्या है, ये चार्ज 2 के कारण 1 पे फोर्स लग रहा है, तो इसको हम F12 इस तरीके से लिख देंगे। और फॉर्मूला सिंपल सा है, कूलम्ब्स फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, R12 स्क्वायर। R12 क्या है, ध्यान से देखते हैं, Q1 और Q2 के बीच की क्या है, ये डिस्टेंस है। और उसके साथ क्या है, हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे R12 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जो फोर्स है 1 से 2 की तरफ को डायरेक्टेड है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, या फिर ऐसे कह दो द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर भी वहां पे दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। सिमिलरली हम F13 निकालेंगे। F13 क्या है, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमें इस चार्ज Q1 पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर एडिशन करेंगे, इस फोर्स का भी, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का भी और इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का भी वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2 एंड Q3, या फिर कैसे निकल जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू F12 प्लस F13। तो इसको हम वेक्टर F ले लेंगे, वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0, या फिर इसको F1 ले लो। देखो F1 लेके चल रहे तो F1 ही ले लो। F1 का क्या मीनिंग है, द टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3। तो क्या हुआ, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, साफ दिख रहा है। क्या बचेगा अंदर, Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप। फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये तो बात किसकी हो गई, 2 चार्ज की हो गई। मतलब जब हमारे पास क्या है, सिस्टम है, 3 चार्ज का सिस्टम है और उसमें से हमें एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ n चार्जेस है, मतलब हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, तो क्या होगा, वेक्टर F1 बराबर F12 F13 F1n
इसी तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे जनरली, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 तो बाहर आएगा, सीधी सी बात है। अब सबसे पहले Q1 Q2 के बीच का फोर्स होगा, इसी तरीके से Q1 Q3 के बीच का फोर्स होगा और अप टू ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या है, टोटल फोर्स ऑन Q1 निकालना है, क्योंकि Q1 क्या है सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए टोटल फोर्स किस पे निकल रहा है, Q1 पे। किसके कारण निकल रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस जितने भी सिस्टम में है। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो Q1 हर जगह है, तो Q1 सीधा बाहर आ जाएगा, Q1/4πε0 कॉमन है, ऐसा समझो। समेशन I इक्वल टू 2 to n। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे नंबरिंग जो स्टार्ट होगी 2 से होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब हम Q1 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, Q2 बच जाएगा, क्योंकि Q1 बाहर आ गया तो क्या बचा हुआ है, सिर्फ Q2 बचा हुआ है। तो यहाँ 2 से नंबरिंग स्टार्ट होगी और अंदर क्या बचेगा, देखो अगर ये Q1 भी बाहर आता है तो क्या बचेगा, Q2 बच जाएगा और नीचे से ये बचेगा और ये बच जाएगा। तो Q2 की जगह हम क्या रख देंगे, QI रख देंगे और इधर क्या रख देंगे, R1I का स्क्वायर। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और बस नंबर कौन सा चेंज हो रहा है, सेकंड वाला ये। तो क्या होगा, 1 तो सेम रहेगा, तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 है, R1 है ये, और उसके पीछे मैंने क्या लिखा हुआ I की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 2 से। तो I की वैल्यू पहले 2 रखोगे, 3 रखोगे, कहने का मतलब क्या, इसका ये शॉर्टकट फॉर्म है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इस फिगर को दोबारा भी देखते हैं एक बार। देखो हुआ क्या इस फिगर में, हमने सबसे पहले Q1 पे फोर्स निकाला ड्यू टू Q2, उसका जो है डायरेक्शन कहां से आ गया, F12, इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, सीधी सी बात। इसी तरीके से Q3 के कारण Q1 पे जो फोर्स निकल रहा है वो F13 इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक हो गई बात। अभी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये जो फोर्स है, यानी कि जो ये चार्ज है, ये सब के सब एक जैसे चार्ज है, मतलब सेम नेचर के चार्ज है। मतलब अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, सेम नेचर के चार्ज हैं, इसलिए जो इन पे फोर्स लगेगा वो इनसे आउटवर्ड्स लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो F12 क्या है, इस Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2, और F13 क्या है, इस चार्ज Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q3, और इनकी डायरेक्शन इधर से इधर है। अब देखो एक डायरेक्शन इधर को गई F12 की, F13 की डायरेक्शन इधर को गई। मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, तो हमको सीधे से पता है जो कॉमन पॉइंट होता है जहां से दोनों वेक्टर निकलते हैं, वहीं से जो डायगोनल पैरेललोग्राम का होता है वही क्या करता है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। कहने का मतलब क्या है, जो वेक्टर F1 या F1 जो हम निकाल चुके हैं उसका डायरेक्शन कहां से होगा, यहां से यहां तक होगा। अच्छा चाहे तुम इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, A दे दो, इसको B दे दो, तो हम क्या लिख देंगे, द टोटल फोर्स ऑन दिस वन। या फिर ये देखो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा के, तो यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, उसका टोटल डायरेक्शन दिखा रहा है वो कहां को होगा। तो ध्यान रखना है F1 जो है वो डायरेक्टेड कहां को होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल की तरफ को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजी है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। क्लास 10th में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होती है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट एट विच अनदर मैग्नेट या फिर अनदर मैग्नेटिक मटेरियल फील सम फोर्स, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। इसी तरीके से द स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज से तुम्हें याद रखना है, चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज भी हो सकता है, केवल स्टैटिक चार्ज की बात होगी। जो स्टैटिक चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। या फिर एक वर्ड और याद रखना है, आइसोलेटेड, अगर तुम्हारे पास आइसोलेटेड मूविंग सिंगल चार्ज तुम्हारे पास है, आइसोलेटेड मूविंग सिंगल चार्ज है, तो वो भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होगा क्या, एक चार्ज रखा होगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, एक 3 डायमेंशन में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल है, द स्पेस अराउंड द चार्ज, अराउंड द स्टैटिक और आइसोलेटेड मूविंग चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। कहने का मतलब क्या, किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, वहीं तक होगा जहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज कुछ फोर्स को क्या करे, एक्सपीरियंस करे, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। हमें बात करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मीनिंग क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो रहा है चार्ज के चारों तरफ, तो उसकी कुछ इंटेंसिटी भी होगी, कहीं पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कहीं पे वो कम हो जाएगा। जैसे एक मैग्नेट के चारों तरफ होता है, जैसे मैग्नेट के और पास आ जाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल बहुत स्ट्रांगली उसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरीके से कोई चार्ज होगा तो चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, जनरेट होगा, लेकिन जैसे जैसे चार्ज से उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यही ध्यान रखना है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है, जैसे ये चार्ज क्यू है, इसने अपने चारों तरफ क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये एक स्फीयर के फॉर्म में 3D में बनेगा, पूरा 3 डायमेंशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ऐसा नहीं है करके यहाँ पे तो प्लेन में बना रखा तो प्लेन में ही बनेगा, ये 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसको हम किसी भी पॉइंट पे, मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट है या फिर कहीं पे भी एक पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका इंटेंसिटी निकालना है, तो कैसे होगा, देखो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स
बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज, जिसको क्या नाम देना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या कैसे होगा, ये रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा, सोर्स चार्ज का, और एक जो हम टेस्ट चार्ज बाहर से लाएंगे, हम टेस्ट चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। ये टेस्ट चार्ज है क्या, ये टेस्ट चार्ज केवल इसीलिए पास लाया जा रहा है ताकि ये चेक करना है हमें कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना भी है कि नहीं बना है। जब तक कोई बाहर से टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए नहीं लाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, तो हमें पता नहीं लग पाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट अगर सिंगल रखा हुआ है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है, लेकिन अगर कोई मटेरियल उसके पास नहीं लाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। इसी तरीके से चार्ज के पास क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टैटिक चार्ज के पास एक दूसरा चार्ज लाना होगा जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल देते हैं जनरली, जिससे पता लगेगा कि वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता लगेगा, वो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, शायद वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बोथ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स या फिर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन दीज टू चार्जेस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस टू द यूनिट टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा तुम कह सकते हो। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होती है। इसका यूनिट क्या हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, इसका यूनिट हो गया कूलाम। ये चार्ज है तो टोटल यूनिट बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलाम। अब तुम्हें कुछ चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज है, इससे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ को बनेगा। ऐसे ये नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पे आ गया तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ को बनेगा, इनवर्स बनेगा, अंदर की तरफ को। कुछ नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड देखो, दो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट चार्ज। हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज के रिलेट में ही हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बट E मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। ध्यान रखना है, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस टेस्ट चार्ज Q नॉट से इंडिपेंडेंट होगी। वो केवल डिपेंड करेगी इस Q पर, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी, टेस्ट चार्ज पर इंटेंसिटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। दिस फील्ड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशन। जो ये फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 3 डायमेंशन में बनेगा चारों तरफ। फॉर पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं, यहाँ पे हमने इस सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। ध्यान रखना है, जो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स हो जाएगा, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ट्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्पेरिकल सिमेट्री विद पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलना चाहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्पेरिकल सिमेट्री विद पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास मान लो एक स्फीयर है इस तरीके का, और यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है इसके सेंटर में, ठीक, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा, उसके चारों तरफ जो स्फीयर हमारे मान लो, तो वो स्फीयर क्या होगा, बराबर रेडियस पे होगा, बराबर डिस्टेंस होगी इस पूरे स्फीयर की सरफेस की, क्योंकि स्फीयर क्या है, गोला है, तो उसकी जो आउटर सरफेस होगी, उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो क्या होगी, बराबर होगी, किसके बराबर, रेडियस। ये सब क्या है, स्फीयर की रेडियस है। तो ये स्पेरिकल सिमेट्री का मीनिंग ये बोलना चाहता है कि जो ये सरफेस है स्फीयर का, इसके हर पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी तो वो यहाँ पे भी निकलेगी, बिकॉज इट इज अ स्फीयर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो यहाँ पे भी निकलेगी, बिकॉज इट इज अ स्फीयर, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। अब एक छोटी सी चीज समझते हैं, मान लो हमारे पास यही एक प्लस Q चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ हमने एक स्फीयर बना दिया, या फिर अलोंग लाइन भी ले सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे मान लो हमारे पास ये पॉइंट क्या है, इस तरीके से एक P है, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, P है। इस पॉइंट P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहूं ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर करूंगा। कंसीडर अ टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या लेनी है, 1 कूलाम लेनी है, वो भी प्लस में। तो मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहां पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज को रखूंगा और तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दूंगा। तो फोर्स तो हमें जनरली पता है 1/4πε0 Q1 Q2, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, बाय R स्क्वायर होता है। व्हाट इज R? R इज द रेडियस, या फिर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, F/Q0 कर दूंगा। मैं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म का कोई ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। वेक्टर फॉर्म के जो सवाल होंगे वहीं पे वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, F/Q0 था।
सिंपल सी बात, तो एफ की वैल्यू ये हो गई पूरी, तो एफ की वैल्यू रख देंगे हम क्या 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में Q0 भी है, तो वो इस तरीके से होगा, देखो 1/4πε0 Q0 बाय आर स्क्वायर, और डिवाइड में ये Q0 है। अब देखो ये Q0 से Q0 कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस। तो ये क्या हुआ है, देखो यहां पे एक हमने एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिफाइंड कैसे होता है, एक टेस्ट चार्ज के कॉन्सेप्ट में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो ये देखो ये फॉर्मूले में साफ साफ निकल के आ गया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 का कोई टर्म नहीं आया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उस टेस्ट चार्ज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, इस आर पे, आर क्या है, रेडियस है, या और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पे। अब देखो ये रेडियस जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, मतलब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट सोर्स चार्ज से जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी सोर्स चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे मैग्नेट के अराउंड होता है सिमिलरली। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी मैंने इससे पहले क्या करा, इससे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक सोर्स पॉइंट चार्ज के कारण एट अ डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखा, उसको दिमाग में रखना है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इसलिए खाली याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे ये हो गया कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn विद पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn। यहां ध्यान रखना है, ये जो पोजीशन वेक्टर हैं ये केवल ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बनाए जाते हैं। ऑरिजिन मान लिया जाता है एक को, उससे उस पर क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर खींच देते हैं। आगे क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट अ डिस्टेंस R1 ड्यू टू Q1। अब क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, इस फिगर को ज्यादा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस फिगर पे, फिर भी क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज होंगे। हमारे पास ये पॉइंट P है, मान लो हमारे पास देखो कितने सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, यहाँ पे Q4 रखा हुआ है। इन चारों चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा, जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि वेक्टर सम क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है। अब हमें क्या करना है, इस Q1 के कारण इस P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, इतनी देखो E1 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, जस्ट क्या था फॉर्मूला, केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे Q1 क्या है, सोर्स चार्ज है, इसके कारण हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लें। देखो उसका डायरेक्शन भी दिखा रखा है E1, ये बाहर की तरफ, बिकॉज बोथ आर ऑफ द सेम नेचर। अभी ये जो है Q1 क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ले रखा है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सब के सब हमने चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अगर ये चार्ज इनमें से कोई भी नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये Q1 नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स ना होकर इसकी तरफ को इनवर्ट्स हो जाता, ये भी ध्यान रखना है। तो ये E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, देखो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस R1P ले लिया जिसे, अब उसका यूनिट वेक्टर भी दिखाना पड़ेगा R1P। R1P का क्या मतलब है, 1 से लेके P की तरफ को डायरेक्टेड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। R1P कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P। सब ध्यान रखना है, 1/4πε0 Q2 बाय R2P का स्क्वायर हो जाएगा, R2P यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट R। अब ये R क्या है, R कैप इज द यूनिट वेक्टर, नो इट इज नॉट यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऑरिजिन होगा। तो ये जो आर कैप है, ये ध्यान रखना है, सॉरी ये जो वेक्टर आ रहा है ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का। जैसे Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का R2 है, Q3 का R3 है, इसी प्रकार Q4 का R4 है। सिमिलरली इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए लिखा है बाय द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट R, वेक्टर R, व्हाट इज वेक्टर R, द पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा सिंपली। तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो 1/4πε0 देखो कॉमन आ जाएगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n लगाएंगे, क्योंकि यहाँ Q1 से 1 से स्टार्ट हो रहा। इससे पहले हमने फोर्सेस पढ़ा था, उसमें हमने I इक्वल टू 2 to n लगाया था, बिकॉज वहां पे Q1 कॉमन आके Q2 बचा था अंदर, इसलिए 2 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या है, केवल इतना ही कॉमन आएगा, बाकी सब क्या बच जाएगा, ये भी बाकी ये बचा रहेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 1 to n QI।
आई की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर इसी तरीके से क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम क्या है, ये 1p है, ये 2p है, ये 3p, np, इस तरीके से, मतलब जो सेकंड वाला टर्म है वो कांस्टेंट है, p, इसलिए आगे वाले टर्म पे आई लगा देंगे और RIP का कैप लगा देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से सुनो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब कुछ चीजें ये ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये समझ लेते हैं। इट इज कन्वीनियंट बट नॉट नेसेसरी। कन्वीनियंट है ये, बट ये इतना नेसेसरी नहीं है, ध्यान रखना है। इट गिव्स द फील ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड चार्ज। क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, एक चार्ज के अराउंड का इन्वायरमेंट फील करने का हमें मौका देता है, ऐसा समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्या है, इट वाज या इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय फैराडे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले फैराडे ने बताया था, ध्यान रखना है। इट गिव्स द आइडिया दैट हाउ मच ऑफ फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्या बोला, ये एक आइडिया देगा हमें, किस चीज का आइडिया देगा कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर सोर्स के आसपास है, सोर्स चार्ज के आसपास है, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका भी हमें इससे आइडिया मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन से ही सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लियर हो सकती है। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी एंड कंटिन्यूअस कर्व। कैसे कर्व है ये, इमेजिनरी है, कंटिन्यूअस कर्व है, एट विच द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स। जिस पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है, मूव करता है। कब मूव करता है, इफ इट इज फ्री टू डू। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी और कंटिन्यूअस कर्व है जिसपे क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव या फिर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा, अगर वो मूव करने के लिए क्या हो, फ्री हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, देख लो, मान लो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस की, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने के लिए करते क्या, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं इसके पास। जैसे हम इसके पास एक टेस्ट चार्ज लाएंगे तो, और ये टेस्ट चार्ज कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। टेस्ट चार्ज हमें से क्या लेना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है। जैसे इसके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां को जाएगा, बाहर को जाएगा। सीधी सी बात है, क्यों जाएगा बाहर को, क्योंकि प्लस प्लस है तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बाहर को जा रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। अगर तुम इस क्यू नॉट को यहां पे ले आते हो तो ये फिर इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों प्लस के, तो इस तरीके से बाहर को डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरफ लाओगे तो फिर बाहर को जाएगा, इस तरफ लाओगे तो बाहर को जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये क्या बन गई, एक प्लस चार्ज जो पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, इस तरीके की बन जाएंगी। अगर मान लो हमारे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है, इसके पास हम तब एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाने से अट्रैक्शन होगा, मतलब ये माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, इस तरीके से खींचेगा। तो क्या होगा, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज के चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बन जाएंगी। तो देख लो, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आउटवर्ड्स होती हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पे इनवर्ट्स हो जाती हैं, एज पर डेफिनेशन। या फिर इसकी एक डेफिनेशन याद रखनी है, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी एंड कंटिन्यूअस कर्व drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देते हो तो वो टेंजेंट उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या जनरल प्रॉपर्टी है इसकी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो जाती है, एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्जेस। और कहां पे एंड होती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ को वो एंड होती है, कुछ इस तरीके से। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, मान लो सिंगल चार्ज है, जैसे ये है और ये है, दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वो स्टार्ट हो रही है कहां से, प्लस चार्ज से, सोर्स चार्ज से, और एंड कहां होंगे, इन्फिनिटी पे। और यहां पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी स्टार्ट होकर कहां पे एंड होगी, एक सोर्स चार्ज पे एंड हो जाएंगी। तो ये सिंगल चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बन जाती हैं। इन अ चार्ज फ्री रीजन, कहीं पे चार्ज फ्री रीजन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। अगर चार्ज फ्री रीजन है, मतलब अगर इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ब्रेक कहीं से नहीं होगी, वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, ये भी ध्यान रखना है। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी ध्यान रखना है। दो फील्ड लाइन क्या होंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, इफ दे डिड, अगर वो ऐसा करती हैं, द फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्शन का पॉइंट हो रहा है, विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे हम मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई,
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इसको काट गई इस तरीके से, तो होगा क्या, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो अगर हम इस वाले कर्व को देखें, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नीचे वाली भी। अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले ड्यू टू दिस, इस वाली के कारण, तो क्या निकलेगी, इसका टेंजेंट खींच देंगे इस तरीके से। अगर मैं इस वाले कर्व को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो इसका टेंजेंट आएगा इस तरीके से। तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो रही है, एक तो ये वाले कर्व के कारण, एक ये वाले कर्व के कारण। तो किसी भी पॉइंट पे किसी वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इसलिए उसने लिखा है इफ दे डिड, अगर वो ऐसा करते हैं, द फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उस फील्ड की यूनिक डायरेक्शन नहीं रह जाएगी, विच इज एब्सर्ड या फिर विच इज नॉट पॉसिबल। ना लास्ट क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप को नहीं बनाती। कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रखी है, तो इनको अपने दिमाग में रख लेना है। एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं आज का, जिसका नाम है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। बेसिक इसका, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली ओवर अ कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, जब चार्ज किसी कंडक्टर पे हम डालते हैं या किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, तो क्या होता है, उस कंडक्टर के पूरे सरफेस पे वो चार्ज कंटीन्यूअसली क्या हो जाता है, फैल जाता है। कंटीन्यूअसली का मतलब बिना ब्रेक हुए, ऐसा नहीं है कहीं पे मान लो ये एक तरीके ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज इस पे, अगर हम इस सिरे से चार्ज दे रहे हैं तो पूरा कंप्लीटली इसमें चार्ज क्या होगा, कंटीन्यूअसली फैलेगा यहां से लेके यहां तक। कहने का मतलब यह है कि चार्ज यहां से जाएगा, ट्रांसफर होगा पूरा, ये नहीं यहां पे चार्ज हो गया यहां पे नहीं है, यहां पे है यहां पे नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। कोई कंडक्टर है, अगर उसको चार्ज दिया जाएगा तो कंटीन्यूअसली उस पे फैल जाएगा। कंटीन्यूअसली का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्मली, कंटीन्यूअसली का मतलब है वो यूनिफॉर्मली भी फैल सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी वो फैल सकता है किसी कंडक्टर के ऊपर। अनलाइक अ डिस्क्रीट सिस्टम, अनलाइक अ डिस्क्रीट सिस्टम का क्या मतलब है, डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब हो गया द चार्जेस विच आर सिंगल, जो एलोन है, जो क्या कहते हैं कंटीन्यूअसली नहीं है, वेयर चार्जेस आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। क्या होता है डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब समझ लो, डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या, सिंगल चार्जेस जिसके पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं है, यानी कि कंटीन्यूअस चार्ज नहीं है। जो कंटीन्यूअस चार्ज का मतलब होता है बिना ब्रेक के पूरे कंडक्टर में, पूरे मटेरियल में चार्ज एक तरीके से फैल जाना, एक किनारे से कंप्लीटली फैल जाना। नेक्स्ट क्या है इसमें, इट इज यूजफुल मॉडल फॉर डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये जो है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब थोड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट के लिए होता है। कैरिंग चार्जेस वेयर द नंबर ऑफ चार्जेस इज एक्सट्रीमली लार्ज, ये कॉन्सेप्ट वहां पे काम आता है जहां पे नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस बिकम इम्प्रैक्टिकल, इस केस में क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पे डिस्क्रीट चार्ज का कॉन्सेप्ट जो होता है इम्प्रैक्टिकल होता है, उसका यूज नहीं हो पाता वहां पे। तो हमें क्या करना है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप पढ़ना है। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लो, कंटीन्यूअस वर्ड ही अपने आप में सब समझा देता है कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करना है चार्ज का। इसके कुछ टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन इन एनी कंडक्टर। मान लो एक कंडक्टर है, लाइन की तरह है, मान लो जैसे ये पेनी है, एक लाइन की तरह है, इस पे अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होगा, चार्ज उस पर कंटीन्यूअसली फैल जाएगा। तब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, जो यूनिट लेंथ में उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, या फिर ऐसे समझ लो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। क्यू इज द चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सिस्टम। मतलब जो भी वो एक लाइन है, हम लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट चार्ज का कूलाम हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, तो कूलाम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सरफेस, सरफेस मतलब प्लेन, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में अगर चार्ज क्या हो रहा है, फैल रहा है पूरी तरीके से, तो क्या होगा, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा क्यू बाय ए। ए इज द एरिया, क्यू इज द चार्ज, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम ओवर अ 3D सरफेस, the charge distributed per unit volume is called volume charge density. It is denoted by rho equal to q by b, its unit coulomb per meter cube.